आप में नजर आएगा, मेरे में नहीं नजर आएगा। अबे क्या ये नाटक है इसका। रिकॉर्डिंग तो चालू फिर तो है। जयसवाल को बोलो, जयसवाल कर देगी। अरे रिकॉर्ड चलो। हाँ तो मैं रिवीजन तो नहीं होने वाला आज, मैं स्टार्ट करता हूँ डायरेक्ट। तो हमने लास्ट ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम में देखा था, जहाँ पर उन्होंने नए ट्रेन रूट्स शुरू किए थे मुंबई टू थाने। फिर हमने पोस्टल सर्विसेज देखा था, टेलीग्राफ सर्विसेज देखा था। आज हम देखते हैं डेवलपमेंट ऑफ न्यू इंडस्ट्रीज इन इंडिया, नहीं डिक्लाइन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज इन इंडिया। सॉरी। सो डिक्लाइन, डिक्लाइन का मतलब क्या होता है? फॉल डाउन, यानी डिक्रीज होना, ठीक है, कम होना। यानी कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया उन्होंने जो ट्रेडिशनल हमारे इंडस्ट्रीज थे। अभी ब्रिटिश एरा के आने के पहले जो हमारे ट्रेडिशनल ट्रेडिंग्स थे, या जो इंडस्ट्रीज थे, ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज या ट्रेडिशनल जो ट्रेडिंग्स थे, वो काफ़ी ज़्यादा फ्लरिश थे हमारे इंडिया में, मतलब काफ़ी ज़्यादा फेमस था। ये जो ये हो गए हैंडीक्राफ्ट हो गए, आर्टिशंस हो गए, जो लोकल आर्टिशंस हो गए, गोल्ड स्मिथ हो गए, मेटल मेटल जो प्रोड्यूस करते थे। तो ये जो कॉमन आर्टिशंस थे, ये काफ़ी ज़्यादा फ्लरिश थे। उनका जो व्यापार था, उनका जो बिज़नेस था, हमारे इंडिया में काफ़ी ज़्यादा फेमस था ब्रिटिश के आने के पहले। तो उनके गुड्स हम जो वी इंडियंस जो थे, वो भी क्या करते थे, उनके ही जो प्रोडक्ट्स थे, जो हैंडमेड प्रोडक्ट्स थे, वही प्रोडक्ट हम यूज़ करते थे। अभी इनके आने के बाद इन्होंने ट्रेड पॉलिसीज़ में परिवर्तन करना शुरू कर दिया। फ्री ट्रेड पॉलिसी उन्होंने शुरू कर दिया, जहाँ पर वो गुड्स को, हमारे इंडिया के गुड्स को एक्सपोर्ट करते थे अपने देश में, इंग्लैंड में, और वहाँ से इंपोर्ट करने के बाद उसे एट अ चीपर रेट में बेचना शुरू कर दिए थे। तो इस वजह से उन्होंने पूरे इंडियन मार्केट था उसको कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया था। सो देखते हैं। सो द ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑब्टेन ह्यूज टैक्सेस ऑन गुड एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया टू इंग्लैंड। On the other hand, very less tax was imposed on goods imported from England to India. तो जैसा कि मैंने तुम लोग को एकदम शुरुआत में बताया था कि ये जो ब्रिटिशर्स थे, इन्होंने क्या किया, गुड्स को, जो गुड्स वो एक्सपोर्ट करते थे। अभी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पता है ना तुम लोगों को, एक्सपोर्ट किसको बोलते हैं, इंपोर्ट किसको बोलते हैं। एक्सपोर्ट मतलब क्या होता है, कोई रॉ मटेरियल का या कोई गुड्स हम इंडिया से किसी और कंट्री में सेल करते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं एक्सपोर्ट, यानी उसे ट्रांसपोर्ट करते हैं, मूव करते हैं, उसको बोलते हैं हम एक्सपोर्ट। और इंपोर्ट मतलब क्या हो गया, किसी और कंट्री का गुड्स हम अपने इंडिया में लेके आते हैं, तो उसको बोलते हैं इंपोर्ट। तो ये जो थे, इन्होंने जो रॉ मटेरियल थे, स्पेशली कॉटन्स, कॉटन्स को उन्होंने क्या किया, इंग्लैंड में एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया। और वहाँ पर भी उस पर ड्यूटी वगैरह पे नहीं, मतलब ड्यूटी इम्पोज ही नहीं करते थे। ड्यूटी मतलब टैक्स, जो भी अभी गुड्स इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करते तो उस पर हमें टैक्स भरना पड़ता है। तो इन्होंने ये जो रॉ मटेरियल्स थे, जो कॉटन्स थे, उन्होंने फ्री में क्या किया, कॉस्ट ये एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया इंग्लैंड में। जिससे अब अभी हमने देखा था कि किस तरह से इंडस्ट्रियलाइजेशन के आने के बाद जो भी हैंडमेड प्रोडक्ट्स थे, वो क्या हो गया, मशीन मेड प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया। मतलब मशीन ने रिप्लेस कर लिया ये हैंडमेड को। तो जो भी आर्टिशंस थे, जो लोकल आर्टिशंस थे, जो हाथों से ये वीविंग करते थे, और पॉटरीज वगैरह हो गया, या गोल्ड स्मिथ्स हो गए, तो ये सब जो थे, मतलब जो हैंडमेड प्रोडक्ट्स थे, अब यहाँ पर क्या हो गया, मशीन ने उनको रिप्लेस करना शुरू कर दिया। तो मतलब वो क्या करते थे, रॉ मटेरियल्स को हमारे देश से एक्सपोर्ट करके इंग्लैंड लेके जाते थे, एंड विद द हेल्प ऑफ मशीन वो क्या करते थे, नए गुड्स को रेडीमेड करके हमारे इंडिया में इंपोर्ट करते थे। इंपोर्ट करने पे भी वो भी ड्यूटी फ्री था, मतलब टैक्स उस पर लेते ही नहीं थे, और सस्ते दाम में। अभी अभी हैंडमेड प्रोडक्ट और मशीन मेड प्रोडक्ट में बहुत डिफरेंसेस है। डिफरेंसेस ये हैं कि जहाँ पर हैंडमेड प्रोडक्ट है, मतलब वहाँ पर मेहनत ज़्यादा लगता है, ठीक है, और टाइम भी ज़्यादा लगता है, और कम प्रोड्यूस होता है। मतलब जितना बनना चाहिए, जितना प्रोड्यूस कर सकते हैं, जितना प्रिपेयर कर सकते हैं, उतना कम होता है। लेकिन कंपैरिजन में देखने जाए कि मशीन से क्या होता है कि वो काफ़ी ज़्यादा मशीन एफिशिएंट होता है, मतलब काफ़ी अच्छा होता है, और कम टाइम में वो ज़्यादा प्रोड्यूस कर सकता है। तो यहाँ पर क्या हो गया, इन्होंने बल्क में, काफ़ी एबंडेंट में उन्होंने गुड्स को इंपोर्ट करना शुरू कर दिया हमारे इंडिया में। और तो जो आर्टिशंस है, जो लोकल आर्टिशंस, अभी हमने देखा था इसके पहले, मैं अभी इंट्रोडक्शन में दिया था कि उन्होंने ये ट्रांसपोर्टेशन के लिए उन्होंने रेलवे रूट्स को ज्वाइन करना शुरू कर दिया था। अभी विद द हेल्प ऑफ रेलवे उन्होंने क्या किया, जो लोकल रॉ मटेरियल्स थे या जो गुड्स थे, वो उन्होंने रिमोट लोकेशन में ट्रांसपोर्ट करना शुरू कर दिया। रिमोट लोकेशन मतलब जो लोकल एरियाज़ है, जो छोटे मोटे एरियाज़ है, वहाँ पर भी विद द हेल्प ऑफ वो
जो वो गुड्स जो थे वो हर एक एरिया में अब ट्रांसपोर्ट होने लगा या सेल होने लगा। तो इससे क्या हो गया, अभी कंपैरिजन में देखने आएंगे तो जो हमारे जो लोकल आर्टिसंस थे, जो मर्चेंट्स थे, वो जो बेचारे मेहनत करके अपने हाथों से वो हैंडक्राफ्ट हैंडक्राफ्ट तैयार करते थे या जो विविंग करके वो क्लोथ्स वगैरह रेडी करते थे, उनके प्राइस और इनके प्राइस काफ़ी डिफरेंस हुआ करते थे। अब आर्टिसन जो मेहनत करता है दिन रात, मतलब पसीना बहा के वो बहुत मेहनत से कोई प्रोडक्ट तैयार करता है जहाँ पर उसका खुद का एफर्ट लगता है, और वहीं पर मशीन मशीन वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। एक ही बार हमने मशीन इंस्टॉल कर दिया और वो कम समय में ज़्यादा आउटपुट रेडी कर देता है। तो इससे क्या हो गया, हमारे इंडियन मार्केट में फॉरेन गुड्स जो थे, इंग्लैंड के जो गुड्स थे, रेडीमेड गुड्स, वो हमारे इंडिया में बिकने लगा, और एट अ चीपर रेट एज कम्पेयर टू जो हमारे लोकल मर्चेंट्स थे या जो लोकल आर्टिसंस थे, उनके कंपैरिजन में इनके गुड्स काफ़ी सस्ते थे। अब वो बेचारा मेहनत कर रहा है तो उस हिसाब से वो चार्ज करेगा आर्टिसंस, और यहाँ पर मशीन से बना है तो वो चीपर रेट में बेचना शुरू कर दिया, जिस वजह से जो लोकल आर्टिसंस थे वो बेचारे बैंकरप्ट हो गया, एकदम कंगाल हो चुके थे। तो उन्होंने भी अपने नौकरी वगैरह, मतलब अपना बिजनेस वगैरह सब तरह का बिजनेस बंद करना शुरू कर दिया। सो वही है, देखो, ऑन द अदर हैंड वेरी लेक्स टैक्स वाज इम्पोज ऑन गुड्स इम्पोर्टेड फ्रॉम इंग्लैंड टू इंडिया। तो वहीं पर वो जब गुड्स हमारे इंडिया में इंपोर्ट करते थे, यानी हमारे देश में लेके आते थे, उस पर जो ड्यूटी पे करते थे, जो टैक्स भरते थे, वो बहुत ही कम था। So as the goods manufactured in England were machine made and hence there were maximum production at minimum cost, यानी कम खर्चे में वो ज़्यादा गुड्स तैयार कर रहे थे, ज़्यादा आउटपुट रेडी कर रहे थे। To compete with such cheap product was difficult for the Indian artisans. Eventually, it led to closing down of traditional industries and many artisans became unemployed. तो जैसे मैंने कहा कि अभी ये जो थे ब्रिटिशर्स, हमारे इंडिया से जो भी रॉ मटेरियल्स सब अपने देश में लेके जाते थे, और वहाँ पर वो विद द हेल्प ऑफ मशीन उसको क्या करते थे, अभी मशीन से बनाने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा भी होता है, लुक भी अच्छा होता है, और मिस्टेक्स, मतलब वहाँ पर गलतियाँ भी नहीं होती। अभी इंसान है, इंसान अगर कर रहा है तो छोटी मोटी गलतियाँ कभी कर ही देता है, मतलब कभी अनजाने में उससे गलतियाँ हो ही जाती है। बट मशीन में क्या होता है, मशीन में वो गलतियाँ नहीं हो पाती, मशीन काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंट होता है और कम समय में वो ज़्यादा गुड्स तैयार कर देगा। तो यहाँ पर इनके पास बहुत ज़्यादा था, और इंडियन मार्केट में सिर्फ और सिर्फ इनकी मोनोपोली चल रही थी। तो इसी तरह से इन्होंने क्या किया, डायरेक्ट कंपटीशन में उतर गए हमारे इंडियन आर्टिसन से। और अभी यहाँ पर इंडियन आर्टिसंस को थोड़ा इनकरेज करना चाहिए, ठीक है, वो भी एक सेलर है और हम भी सेलर है, हम दोनों को मिलके मार्केट में सेल करना चाहिए। बट नहीं, इनका जो मोटिव था वो यही था कि सिर्फ और सिर्फ इनकी खुद की मोनोपोली होना चाहिए। मोनोपोली मतलब सिर्फ और सिर्फ यही डोमिनेंट होना चाहिए, यही वो राज करेंगे। तो ये इनका मकसद था। इसके लिए उन्होंने जो लोकल आर्टिसन थे, जो लोकल इंडियन आर्टिसन थे, उनको उन्होंने एनकरेज ही नहीं किया कभी। वो सिर्फ और सिर्फ उनको डिमोटिवेट करते गए और किसी तरह से उनको एक्सप्लॉयटेशन करना शुरू कर दिए। So it led to closing down of traditional industries and many artisans became unemployed. तो जिस वजह से जो भी लोकल आर्टिसंस थे, जो ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज थे, वो भी क्या हो गए, बंद हो गए। बंद होने के बाद जो बेचारे आर्टिसंस थे वो भी बेरोज़गार हो गए, अनएम्प्लॉयड हो गए, जिनके पास कुछ नौकरी नहीं थी। फिर नाना एक सकते हैं। तो इतना समझा ये पार्ट, किसी को नहीं समझा तो बोलो अभी। डिक्लाइन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज इन इंडिया। मैं फास्ट तो नहीं जा रहा ना, समझा सबको? सुनो नेक्स्ट, डेवलपमेंट ऑफ न्यू इंडस्ट्रीज़ इन इंडिया। अभी जैसे कि हमने ऊपर वाले पैराग्राफ में देखा कि जो लोकल आर्टिसन से बेचारे, उनके साथ बहुत ही अन्याय हुआ, बहुत ही अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस था। तो जिस वजह से जो लोकल आर्टिसन थे वो भी बेचारे अनएम्प्लॉयड हो गए, और उन्होंने अपना जो ट्रेडिशनल बिजनेस था उसको भी उन्होंने क्या किया, बंद कर दिया। सो इन 1853 नहीं, डेवलपमेंट ऑफ न्यू इंडस्ट्रीज इन इंडिया, डेवलपमेंट मतलब ओके, सो डेवलपमेंट ऑफ न्यू इंडस्ट्रीज इन इंडिया। तो अब ब्रिटिशर्स के बाद हमारे इंडियंस ने इनिशिएट करना शुरू कर दिया, मतलब उन्होंने भी नए कदम उठाए और आगे बढ़ के आए, और उन्होंने क्या किया, हमारे इंडिया में इंडस्ट्रीज ओपन करना शुरू कर दिया। सो देखो, ड्यू टू द लैक ऑफ ब्रिटिश सपोर्ट, एक्सपीरियंस ऑफ मैनेजमेंट एंड कैपिटल,
the Indian businessmen could not come forward in large number, yet some of them built up their business by overcoming this problem. तो यहाँ पर ये जो ब्रिटिशर्स थे, ब्रिटिशर्स ने उन्हें सपोर्ट नहीं किया, मतलब ये नहीं हुआ कि चलो लोकल आर्टिसंस हैं उनको भी मौका देना चाहिए, अपॉर्चुनिटी देना चाहिए कि अपना भी जो उनका स्किल्स है वो दिखा सके, बट ऐसा कुछ नहीं एफर्ट डाला उन्होंने। तो जिस वजह से जो लोकल आर्टिसंस थे वो सब तो अनएम्प्लॉयड हो गए, एज वेल एज यहाँ पर बाकी लोगों ने भी कभी हिम्मत नहीं की, सब नेगेटिव थॉट्स में थे कि हाँ, अगर हम आगे आएंगे तो फिर हमारा कुछ व्यापार होने वाला नहीं है। तो जिस वजह से सारे लार्ज नंबर में तो नहीं आए, लेकिन कुछ लोगों ने एफर्ट डालना शुरू कर दिया, उन्होंने आए और उन्होंने अपना बिजनेस को सेटअप करना शुरू कर दिया। जैसे इन 1853 Kawasji Nanaboy Dawar started the first textile mill in Mumbai। तो 1853 में कवसजी नानाभाई ने क्या किया, सबसे पहला कॉटन मिल उन्होंने शुरू किया था इन मुंबई। इन 1855 द फर्स्ट जूट मिल was started at रिश्र इन बंगाल। तो 1855 में पहला हमारा क्या हुआ, यहाँ पर जूट मिल शुरू किया गया था रिश्रा में। So in 1907 Jamshedji Tata established the Tata Iron and Steel Company at Jamshedpur। अभी ये जो जमशेदजी टाटा, याद है तुमको? टाटा स्टील, रतन टाटा, याद है सबको? नहीं याद है। तो ये जो जमशेदजी टाटा है, इन्होंने क्या किया था, सबसे पहला आयरन ये टाटा आयरन और स्टील कंपनी उन्होंने फॉर्म किया था जमशेदपुर में। तो ये कुछ हमारे इंडियन पायनियर थे जिन्होंने एफर्ट किया, और सबसे पहला उन्होंने क्या किया, मतलब अब वहाँ पर ब्रिटिशर्स के होने के बावजूद भी इन्होंने क्या किया, हार नहीं माना और एफर्ट डालते हुए इन्होंने क्या किया, अपने बिजनेस को ओपन करना शुरू कर दिया। तो सबसे पहला हमने देखा कावाजी नानाभाई, जिन्होंने मतलब काफ़ी हिम्मत दिखाई और उन्होंने पहला कॉटन मिल और टेक्सटाइल मिल उन्होंने ओपन किया, जिससे बाकी की जो इंडियंस थे उनको भी एक तरह का इंस्पिरेशन मिल गया, इनसे काफ़ी इंस्पिरेशन मिल गया कि ठीक है भाई, मतलब एक पर्सन अगर इतना एफर्ट डाल रहा है, उसमें हिम्मत है, तो फिर हमें भी आगे आना चाहिए। तो ऐसे ऐसे करते लोगों ने भी क्या किया, ओपन करना शुरू कर दिया। देखो यहाँ पर दिया, इन इंडिया कोल, मेटल, शुगर, सीमेंट एंड क्या, हेलो, सो देखो आगे तो देखो, इन इंडिया कोल्स, मेटल, शुगर, सीमेंट एंड केमिकल इंडस्ट्रीज केम टू बी स्टार्टेड। तो ऐसे से एक के बाद यहाँ पर सारे लोगों ने क्या किया, इनिशिएटिव लेना शुरू कर दिया, और ऐसे ऐसे करते बहुत से इंडस्ट्रीज हमारे इंडिया में ओपन हो गया, जैसे कोल है, मेटल है, शुगर इंडस्ट्री हो गया, सीमेंट इंडस्ट्रीज हो गया। ऐसे ऐसे करके काफ़ी सारे इंडस्ट्रीज ओपन होने शुरू हो गए। मतलब यहाँ पर अभी ब्रिटिशर्स की मोनोपोली नहीं रहेगी यहाँ। नहीं दे रहे, क्या हुआ? सुनना ही तुम्हारा तुम्हारा आवाज ब्रेक हो रहा है। वॉइस ब्रेक हो रहा है। हाँ, तो तुम्हारा आवाज ब्रेक हो रहा है, बाकी सबको आ रहा है मेरा आवाज। सो लेट्स स्टार्ट विद तो सोशल कल्चरल इफेक्ट। तो देखते हैं सोशल एंड कल्चरल इफेक्ट। अभी जैसा हमने पहले भी देखा था, मैंने पहले भी बताया था कि ब्रिटिशर्स के आने के पहले जो भी रूलर्स थे उन्होंने वो आए, इन्वेशन किए, लूटपाट करके चले गए, बट हमारा जो हमारा जो ये है कल्चर है, ट्रेडिशंस है, या हमारा जो सोशलिज्म है, उसमें उन्होंने कोई भी बदलाव नहीं किए। बट ये जो ब्रिटिशर्स थे इन्होंने क्या किया, बहुत से बदलाव लाना शुरू कर दिया। हमारा जो सोशल है, हमारा जो रहन सहन है, हमारा जो कल्चर है, हमारा जो ट्रेडिशंस है, उनमें उन्होंने काफ़ी ज़्यादा बदलाव लाए। अब बदलाव किस तरह से थे हम देखते हैं। So in the 19th century Europe, a new era took shape on the basis of values like humanitarianism, democracy, nationalism, liberalism, etc. तो 19th सेंचुरी में यूरोप में तो यहाँ पर कुछ नए क्वालिटीज़ डेवलप हुए। वो नए क्वालिटीज़, नए वैल्यूज़ क्या क्या थे? एक तो था ह्यूमैनिटेरियनिज्म। अब ह्यूमैनिटेरियनिज्म मतलब क्या होता है? मानवता यानी एक ह्यूमन का, एक
एक ह्यूमन नेचर या ह्यूमन वेलफेयर के बारे में सोचना, सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन के बारे मतलब उनके हमारे जो सब्जेक्ट्स होते हैं या हमारे जो नागरिक होते हैं उनके बारे में सोचना, जो हमारे सिटीजन्स हैं उनके बारे में अच्छा सोचना, हमेशा उनकी हेल्प करना। जैसे हमने पहले देखा था कि फेमाइन के टाइम पे ब्रिटिशर्स कभी आगे नहीं आए कि चलो फार्मर्स को हमें सपोर्ट करना चाहिए। तो ये जो सोशल है हमारा कल्चर से, तो 19वीं सेंचुरी में कुछ नए वैल्यूज हमें सीखने में लेते हैं। तो सबसे पहला हमने ह्यूमैनिटेरिज्म देखा, फिर डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र, ठीक है, जहाँ पर ये हमारे पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, ठीक है, डेमोक्रेसी हो गया, यानी हमारे रिप्रेजेंटेटिव यानी जैसे पीएम हो गया या फिर प्रेसिडेंट हो गया, इस तरह का जो डेमोक्रेसी था, कोर्ट कचहरी या एडमिनिस्ट्रेशन, तो ये सारे वर्ड हमें सीखने मिले, वैल्यूज सीखने मिले। नेशनलिज्म्स हो गया, नेशनलिज्म्स मतलब हम सब एक ही यूनाइटेड है, हम सब जो भी हम फैसला लेते हैं जो भी सब हमारे नागरिकों के हित में होना चाहिए। एंड लिबरलिज्म्स यानी फ्री, यानी हर कोई पर्सन अपने आप में, हर कोई पर्सन अपने आप में फ्री है और सबको फ्रीडम मिलना चाहिए। तो ये सारे वैल्यूज़ हमें सीखने में लेते हैं। Do this change in West led to obvious repercussions on India। अभी ये repercussions का स्पेलिंग रॉन्ग है, स्पेलिंग REPER होगा, CUSSIONS, repercussion REPER, ठीक है, उसको करेक्ट कर लेना, REPERCUSSION। रिपरक्यूशन, रिपरक्यूशन का मतलब क्या हो गया, इम्पैक्ट या उसका असर, ठीक है, उसका इम्पैक्ट क्या था, उसका इफेक्ट क्या था, किस तरह का प्रभाव पड़ा हमारे इंडियन पे, on India। For carrying out administration, the British had to understand the Indian society। For this purpose, they started studying the traditions, history, literature as well as music, flora, fauna of India। तो अभी इंडिया को पहले स्टडी करने के पहले, अभी इंडिया में रह रहे तो वहाँ के कल्चर्स, उनके जो ट्रेडिशंस है, सोसाइटी है, उसके बारे में स्टडी करना ज़्यादा ज़रूरी है। तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया, हमारा जो इतिहास है, हमारा जो हिस्ट्री है, ठीक है, संस्कृत, लिटरेचर, ये सारे ज्ञान उन्होंने लेना शुरू कर दिया। सो इन तो उन्होंने बहुत से चीज़ों में स्टडी करना शुरू कर दिया, जैसे दे स्टार्टेड स्टडिंग द ट्रेडिशंस, हिस्ट्री, लिटरेचर एज वेल एज म्यूज़िक, फ्लोरा फाउना ऑफ इंडिया। फ्लोरा फाउना मतलब क्या हो गया, फ्लोरा का मतलब होता है ये प्लांट्स, ठीक है, प्लांट्स लाइफ, फ्लोरा का मतलब क्या, प्लांट्स लाइफ, और फाउना का मतलब क्या होता है, एनिमल्स लाइफ। तो उन्होंने बहुत से चीज़ों में स्टडी करना शुरू कर दिया। हमारा जो ट्रेडिशंस है, जो सदियों से चला आ रहा है, जो रिचुअल्स है हमारे, जो हमारी प्रथा है, जो प्रथा चलते आ रही है, उसके बारे में उन्होंने स्टडी किया। हिस्ट्री हमारा क्या है, हमारा संस्कृत या हमारे जो पहले के जो जो रूलर्स थे या जो, तो उनके बारे में उन्होंने स्टडी करना शुरू कर दिया। लिटरेचर्स, म्यूज़िक, फ्लोरा फाउना एक्सेट्रा of India। So in 1784, Sir William Jones, an English officer, established the Ascetic Society of Bengal। तो 1784 में सर विलियम जोन्स करके हैं, उन्होंने एक लाइब्रेरी ओपन किया जिसका नाम था एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। एशियाटिक सोसाइटी मतलब एशिया की स्टडी, यानी हमारा जो इंडियन कल्चर्स है, जो हमारे जो लिटरेचर्स थे या जो हमारे जो मैन्युस्क्रिप्ट राइटर्स थे, उनके बारे में एक लाइब्रेरी ओपन किया ताकि हर कोई इंडियन या कोई भी फॉरेनर्स इंडियन मतलब स्टडी कर सकता है। अभी लाइब्रेरी कैसा होता है, तुम्हारे स्कूल में लाइब्रेरी होता है, वहाँ पर तुम्हें कई सारे बुक्स मिलेंगे, स्टोरी बुक्स होते हैं, कुछ जनरल नॉलेज बुक्स होते हैं, फिर जोग्राफीज़ के बुक होते हैं, हिस्ट्री के बुक्स होते हैं। तो यहाँ पर भी ये जो एसेटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल था, ये जो सर विलियम जॉन्स ने ओपन किया था, ये भी एक तरह का लाइब्रेरी था जहाँ पर हमारे इंडियंस के जो लिटरेचर्स है, जो मैन्युस्क्रिप्ट्स है, उनके बारे में लिखा हुआ था, उनके बुक्स वहाँ पर अवेलेबल थे। तो हर कोई पर्सन आके स्टडी कर सकता था, मतलब जस्ट अगर जिनको देखना है, जिनको जानना है हमारा इंडियन कल्चर कैसा है, हमारा सोसाइटी कैसा है, हमारा लिटरेचर कैसा था, तो ये सारे डिटेल्स हमें उस लाइब्रेरी में मिल जाएगा। इसके लिए उसको नाम दिया था एस्थेटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। सो मैक्स मिलर, अ जर्मन थिंकर, वॉज अ डिवोट स्कॉलर ऑफ इंडियन रिलीजन्स। डिवोट मतलब काफ़ी, मतलब ये मतलब भक्त हो गया था, जैसे मतलब काफ़ी ज़्यादा वो मानता था, मतलब काफ़ी ज़्यादा वो पसंद करता था हमारे इंडियन कल्चर को। तो अ जर्मन थिंकर वॉज अ डिवोट स्कॉलर ऑफ इंडियन रिलीजन्स, लैंग्वेज एंड हिस्ट्री। तो ये जो जर्मन थिंकर्स था, ये मतलब हमारे रिलीजन्स, हमारा जो लैंग्वेज है, हमारा जो लिटरेचर है, हमारा जो हिस्ट्री है, मतलब काफ़ी ज़्यादा वो पसंद करता था हमारे इंडियन कल्चर को, मतलब
बहुत भक्त भक्त मान लो भक्त हो गया था वो. So due to this example, there arose feeling among newly educated Indians to study Indian religions, history and traditions. तो इनसे देख के जो हमारे इंडियंस थे उनको भी इंस्पिरेशन मिल गया और उन्होंने भी क्या किया, जो हमारे कल्चर्स है, हमारे जो ट्रेडिशंस है, वो उसको पढ़ना शुरू कर दिया, देखना शुरू कर दिया. उनको भी समझना, मतलब उनको भी पता, वैल्यू समझ में आया कि मतलब एजुकेशन की वैल्यू क्या होती है, और इन्होंने अपनी दिलचस्पी दिखाई. सो नेक्स्ट देखते हैं, इतना ही है, हो जाएगा. सो द ब्रिटिश इंट्रोड्यूस मैनी लॉज इन इंडिया. इन 1829 लॉर्ड विलियम बेंटिक पास द सती प्रोहिबिशन एक्ट. तो देखो सती 1829 में ये जो लॉर्ड विलियम बेंटिक है, सो लॉर्ड विलियम बेंटिक पास द सती प्रोहिबिशन एक्ट. सती प्रोहिबिशन का मतलब सती पे बैन लगा दिया उन्होंने, प्रोहिबिशन रिस्ट्रिक्शंस लगा दिया. अभी सती मतलब क्या होता है, तुमको अंकित झा ने पहले बताया था कि सती में कैसा होता है कि अगर कोई औरत विधवा हो जाती है तो अपने जो मतलब जो उनके हस्बैंड होते हैं, वो हस्बैंड के साथ साथ ये भी क्या मतलब इनको भी जला दिया करते हैं. तो वो भी अपने पति के साथ साथ ये भी जलते हैं. तो एक तरह का गलत था. तो ठीक है, अगर ऐसे देखने जाएंगे अपना उनके मतलब अगर सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखने जाएंगे, तो लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से देखने जाएंगे तो लोगों के लिए गलत ही था कि मतलब वो हमारा जो कल्चर है, जो हमारा रिचुअल्स है, जो सदियों से हमारी प्रथा चलती आ रही है, उसमें वो क्यों दखल दे रहे हैं. बट अगर वैसे देखने जाएंगे, ह्यूमैनिटेरियंस हैं, तो वो सही था कि एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स को किस तरह से हमें जलाना गलत है. तो उन्होंने सती एक्ट पे बैन लगा दिया. ठीक है, तो वो अच्छा था पॉलिटिकल व्यू के हिसाब से कि लोगों मतलब सती एक्ट पे बैन होना भी चाहिए. तो लेकिन लोगों को ये गलत लगा कि सती एक्ट पे बैन क्यों, मतलब आप हमारा जो ट्रेडिशन है, हमारे जो कल्चर्स है, आप उसमें क्या कर रहे हो, दखल दे रहे हो. सो लॉर्ड डलहौजी पास द विडो री मैरिज एक्ट. तो देखो एक और अच्छे नियम बनाए, वो थे लॉर्ड डलहौजी ने. यहाँ पर विडो री मैरिजेस, विडो मतलब क्या होता है, विधवा, मतलब जिनके हस्बैंड का डेथ हो जाता है, तो ऐसे औरत को हम विधवा बोलते हैं. तो विडो री मैरिजेस, तो पहले के ब्रिटिश के पहले ये जो विडोज़ थे, मतलब एक बार अगर उनका हस्बैंड मर गया तो उनके वापस से शादियाँ नहीं करवाते थे. तो यहाँ पर इन्होंने जो लॉर्ड डलहौजी थे, इन्होंने एफर्ट डाला और एक नया एक्ट पास किया जिसके अकॉर्डिंग कोई भी विडोज़ है वो वापस से मैरिज कर सकते हैं, री मैरिजेस. वो ये विडो री मैरिजेस एक्ट. सो दिस एक्ट वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर सोशल रिफॉर्म्स. ठीक है, तो जो अगर सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से देखने जाएंगे तो काफ़ी अच्छा था ये, लेकिन पब्लिक के पॉइंट ऑफ व्यू से देखने जाएंगे तो वो गलत है. क्यों? क्योंकि वो हमारे जो प्रथा है, जो हमारे रिचुअल्स है, उसमें वो टांग अड़ा रहे हैं. सो दिस एक्ट वॉर रिस्पॉन्सिबल फॉर सोशल रिफॉर्म्स. तो ऐसे बदलाव आए सोशल में. फॉर कैरिंग आउट एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया द ब्रिटिश रिक्वायर्ड English educated Indians. So according to the recommendation of the Lord Macaulay in 1835, English education started being imparted in India. Through new education, Indians were introduced to the Western thoughts, modern reforms, science and technology in 1857. तो यहाँ पर लॉर्ड मैकली जो है, उन्होंने सोचा कि हमें कुछ इंडियन की ज़रूरत है, लेकिन वो इंडियन भी एजुकेटेड होना चाहिए, और हमारे जो वेस्टर्न कल्चर्स है या जो वेस्टर्न थॉट्स है, वो नॉलेज उनमें होना चाहिए. तो उन्होंने लोगों को, हमारे जो इंडियंस थे, उनको एजुकेशंस देना शुरू कर दिया. तो काफ़ी ज़्यादा फील्ड में लोगों को स्टडी करवाना शुरू कर दिया, मतलब लोगों को एजुकेशन मिलना शुरू. जो लोग साइंस में दिलचस्पी लेते हैं उनके लिए साइंस अवेलेबल था, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, बहुत सी चीज़ों में उन्होंने एजुकेशन दिया. In 1857, universities were established at Kolkata, Mumbai and Madras. The Western educated middle class Indians led the social reform movement in India. तो इस तरह से 1857 में नए नए यूनिवर्सिटीज़ ओपन हुए. मुंबई यूनिवर्सिटी, कोलकाता हो गया, मद्रास हो गया, इस तरह की यूनिवर्सिटीज़ ओपन हुए ताकि लोगों को एजुकेशन मिल सके. ठीक है, तो वेस्टर्न एजुकेटेड मिडिल क्लास इंडियंस लेड द सोशल रिफॉर्म मूवमेंट इन इंडिया. तो ये जो वेस्टर्न एजुकेशन जो मिडिल क्लास इंडियंस थे उनको मिला और उन्होंने बदलाव लाना शुरू कर दिया. समझ में आया इतना?